हेलो एवरीवन। आज आपके साथ जो चैप्टर रिवीजन में है दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विच इज बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर बात करूं तो आईएसडी दिस इज क्वाइट सिंपल एंड इजी चैप्टर। एग्जामिनेशन में इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंड जनरली 5 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवीजन के लिए जो रिसोर्स मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं दैट इज माय कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट रिविजनरी कंसेप्ट के मैंने इस तरीके के ब्यूटीफुल चार्ट्स दिए हुए हैं और पास्ट एग्जाम्स के अपडेटेड आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम अपने आईएसडी के कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। ये चार्ट आप अपने सामने रखेंगे। आईएसडी का क्या कंसेप्ट था मैं रिकलेक्ट करवाता हूं। आईएसडी का कंसेप्ट जीएसटी के लॉ में तब पिक्चर में आएगा जब हम डील कर रहे होंगे किसी सप्लायर को, वो सप्लायर जो कि टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करता है बट किसी एक लोकेशन से नहीं, वो मल्टीपल स्टेट से जो है वो ऑपरेट करता है। उसके अलग अलग स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसको उसने स्टेट वाइज जो है वो सेपरेटली रजिस्टर्ड करा रखा है, बट उसका सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, कंट्रोलिंग ऑफिस, जिसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं हेड ऑफिस भी बोलूंगा, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह है। और इसका मैनर ऑफ ऑपरेशन ये है कि अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से वो अपना सप्लाई करेगा, अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे करेगा इंडिपेंडेंटली। लेकिन जब कभी किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस को किसी इनपुट सर्विस के प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस उसे इंडिपेंडेंटली प्रोक्योर नहीं करेगा, रादर देन वो सेंट्रलाइज ऑफिस, हेड ऑफिस, कंट्रोलिंग ऑफिस को जो होगा वो बताएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्विस की जरूरत है और वो कंट्रोलिंग ऑफिस, हेड ऑफिस जो होगा उसको वो सर्विस अरेंज करके देगा। कैसे अरेंज करके देगा? वो उस सर्विस के सप्लायर के पास जाएगा, उस सप्लायर को वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि मेरे इस प्लेस ऑफ बिजनेस पर सर्विस की जरूरत है, आप सर्विस दे दो, बट आप अपना टैक्स इनवॉइस, सर्विस के चार्जेस में जीएसटी जो भी होगा वो जो होगा वो मुझे देना। आपको पेमेंट जो होगा मैं रिलीज करूंगा, आई एम द सेंट्रलाइज ऑफिस। तो बेस्ड ऑन इस इंस्ट्रक्शन सप्लायर जो होंगे वो सर्विस यूनिट को दे देंगे, इनवॉइस इसके पास भेज देंगे। अब जिस ऑफिस के पास ये इनवॉइस आएगा, जिस ऑफिस के पास इनवॉइस ही आएगा, लोग कहता है कि इस ऑफिस के पास इनवॉइस तो आया है बट ये जो सर्विस है ये उस प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, तो इस ऑफिस को जो काम करना है वो क्या करना है, इस इनवॉइस के बेस पर आईटीसी अवेल करना है, पर अपने पास नहीं रखना। उसने उस आईटीसी को जो है, जो बेनिफिशियरी यूनिट उस सर्विस की है, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और क्योंकि इसको ये रोल करना है, इस वजह से इस ऑफिस को जीएसटी के लॉ ने नाम दिया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या कर रहा है, सर्विसेज के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसको? जो बेनिफिशियरी यूनिट है उस सर्विस की, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस रोल को देखते हुए उन्होंने आईएसडी की डेफिनेशन दी सेक्शन 261 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। उन्होंने बोला आईएसडी का सिंपली मतलब है, आईएसडी होता है सप्लायर का ऑफिस, वो ऑफिस जो बैकएंड से सर्विस के इनवॉइस रिसीव करता है, आईटीसी अवेल करता है और फिर उस आईटीसी को बेनिफिशियरी यूनिट में अपने इनवॉइसेस के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अच्छा, अब यहां कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, ये जो आईएसडी है सबसे पहले इसके पास इनवॉइस आएंगे, ये उस इनवॉइस के बेस पर आईटीसी अवेल करेगा। अब आईटीसी अवेल करने के लिए जैसा कि आपको पता है आईटीसी जीएसटी में सिर्फ दिया जाता है ओनली टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो लॉ ने सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या लेट डाउन कर दी, ये जो आईएसडी होगा इसको जो होगा इस आईटीसी को अवेल करने के लिए, जो कि इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस आईटीसी को अवेल करने के लिए एज एन आईएसडी सेपरेटली रजिस्टर्ड जो होगा वो कराना पड़ेगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आपने आईटीसी अवेल करके डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्स्ट स्टेप इज योर अवेलमेंट। उसके लिए आपको जो होगा आईएसडी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने आईएसडी के इनवॉइस रेज करके जो होगा इन बेनिफिशियरी यूनिट को जो होगा वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम कुछ लीगल रिक्वायरमेंट रहेगी जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो दी गई है सेक्शन 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विद रूल 39। तो आपको ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है। आईएसडी का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप सेक्शन 20 प्लस रूल 39 ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो आप यूज करेंगे। अब थोड़ा सा चार्ट में एलोबरेट करता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है और ये 4 जगह से सप्लाई कर रहा है, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, यूपी से एंड उड़ीसा से, और मल्टीपल स्टेट से ऑपरेट कर रहा है। उसने स्टेट वाइज चारों जगह जो है वो सप्लायर का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो इंडिपेंडेंटली चारों जगह रजिस्टर्ड है। अपनी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी जो है वो इंडिपेंडेंटली फाइल करके अपनी रिस्पेक्टिव लायबिलिटी जो है वो पे करता है। पर इसका जो कंट्रोलिंग ऑफिस है, सेंट्रलाइज ऑफिस, वो उसने महाराष्ट्र में इस प्लेस ऑफ बिजनेस में जो है वो खोल रखा है, यहां इसका कंट्रोलिंग ऑफिस है। अब इस कंट्रोलिंग ऑफिस ने सभी इनपुट सर्विस का प्रोक्योरमेंट जो है वो अरेंज करना होता है। किसी भी यूनिट की रिक्वेस्ट आएगी तो इसको आएगी। तो अब मान लीजिए यूनिट्स ने कहा कि फेस्टिवल सीजन है, सेल्स प्रमोट करनी है तो एडवर्टीजमेंट रिलीज करना है।
और बेटा एडवर्टीजमेंट की जरूरत सभी यूनिट ने कहीं भी सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज करना है, तो ये चारों यूनिट को जो है वो एडवर्टीजमेंट सर्विस की जरूरत है। अब हेड ऑफिस ने कहा ठीक है जी, एक सिंगल एडवर्टीजमेंट हम रिलीज कर देते हैं, तो ये गए एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास। एडवर्टीजमेंट एजेंसी से इन्होंने कहा कि आप हमारे लिए एडवर्टीजमेंट सर्विस देंगे और उसका बिल जो होगा वो आप हमारे पास भेज देंगे। पीछे के सप्लायर ने एडवर्टीजमेंट सर्विस की सप्लाई करी और फिर सप्लाई करके अपना टैक्स इनवॉइस जो था वो रेज कर दिया एज पर सेक्शन 31 रेड विद रूल 46। टैक्स इनवॉइस का कॉम्बिनेशन आपको पता है ना, सप्लायर के टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31 में रेज किए जाते हैं और इनवॉइस पर क्या क्या लिखना होता है वो रूल 46 ने बताया हुआ है। सप्लायर ने बेटा अपना जो एडवर्टीजमेंट का बिल था वो भेजा, उसमें उन्होंने एडवर्टीजमेंट के चार्जेस और जीएसटी जो बनता था वो लगा करके ये इनवॉइस भेज दिया। इनवॉइस किसके नाम का भेजा गया है? इस कंट्रोलिंग ऑफिस, हेड ऑफिस, सेंट्रलाइज ऑफिस के नाम का जो है वो भेजा गया है। अब ये जो सेंट्रलाइज ऑफिस है इसके पास बिल आया, मैंने आपको बताया ये इस बिल के बेसिस पर आईटीसी अवेल करके आगे बेनिफिशियरी यूनिट में जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहां बेनिफिशियरी यूनिट चारों हैं, ये चार इसके पास एज अ सप्लायर जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, इन चारों में ये क्रेडिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इसके स्टेप नंबर 1, इसको क्या करना है? इन इनवॉइस के बेस पर सबसे पहले खुद क्रेडिट अवेल करना है। क्रेडिट अवेल करने के लिए इसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट लॉ ने इसको लगाई, आप अपने आप को एज एन आईएसडी रजिस्टर्ड करो। और आपको याद रखना है इसका रजिस्ट्रेशन है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए, विच इज अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 में इसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोला गया है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जाएगी कि मैं एज एन आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं एंड ऑफिसर वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की अगर बात करूं तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। नॉर्मल तरीके से एप्लीकेशन जाएगी, ऑफिसर वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, उसके बाद ये क्रेडिट अवेल करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, और प्लीज ध्यान में रखिएगा एज एन आईएसडी जो इसने ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है, इसके लिए अब रजिस्टर्ड पर्सन ये बन गया और अब इसे एज एन आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रिटर्न जीएसटीआर 6 जो होगी वो फाइल करनी होगी, विच इज एज पर सेक्शन 39 रेड विद रूल 65। कई लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर महाराष्ट्र में तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फिर ये रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा? तो रिपीट कर देता हूं, महाराष्ट्र में ये रजिस्टर्ड है एज अ सप्लायर की, ये सर्विस की सप्लाई कर रहा है, जीएसटी देना है उसके लिए रजिस्टर्ड है, और वो उसमें रजिस्टर्ड है एज अ नॉर्मल सप्लायर जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B वाले ऑब्लिगेशन से। मैं क्या कह रहा हूं, यहीं पे ये ऑफिस है जिसको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको, तो उस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के रोल के लिए इस प्लेस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज एन आईएसडी जो है वो लेना कंपलसरी होता है। आप ठीक है एज अ सप्लायर इस प्लेस पर रजिस्टर्ड होंगे, बट डिस्ट्रीब्यूटर के रोल के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। इट इज इन सेपरेट कैपेसिटी और इसकी रिटर्न आपकी जो है वो सेपरेट फाइल होती है। इसकी रिटर्न जीएसटीआर 6 से प्लीज ध्यान में रखिएगा, विच इज टू बी सबमिटेड ऑन मंथली बेसिस। महीना खत्म हो जाने के बाद 13 तारीख तक जो है ये रिटर्न सबमिट करनी होती है। आप जो ऑलरेडी 4 रजिस्ट्रेशन लेकर के बैठे हुए हो वो सप्लायर वाले रजिस्ट्रेशन है, उसमें आप नॉर्मल सप्लायर रजिस्ट्रेशन है और वहां आपके जो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के हैं। ये आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन है, यहां आपका जो ऑब्लिगेशन है वो आईएसडी वाले रिटर्न का है जीएसटीआर 6। और जीएसटीआर 6 में बेसिकली आप क्या गवर्नमेंट को बताओगे? आप मंथली बेसिस पर जो भी क्रेडिट अवेल करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका ब्यौरा जो होगा वो इस रिटर्न में आप दोगे। आप बताओगे कि इस पर्टिकुलर महीने में आपके पास बैकएंड से कितने इनवॉइस आए जिसका आपने क्रेडिट अवेल किया, और उस क्रेडिट को आपने कैसे कैसे किस यूनिट में कितना कितना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सब पर्टिकुलर जो है वो इस रिटर्न में दिए जाते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं दोहराना चाहूंगा, ये रिटर्न टैक्स पेमेंट के लिए नहीं है। आईएसडी इज नॉट एन एंटिटी जिसको टैक्स की लायबिलिटी है, उसका काम सिर्फ क्या है? बैकएंड के क्रेडिट आए और आगे उसने डिस्ट्रीब्यूट किए, मंथली बेसिस पर यह क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, और क्या आया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी रिपोर्टिंग जीएसटीआर 6 रिटर्न के थ्रू जो है वो की जाती है। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, जीएसटीआर 6 क्रेडिट अवेलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल है, इसमें कोई टैक्स पेमेंट की इन्वॉल्वमेंट आपके पास नहीं है। आर यू ओके विद दिस? चलिए, अच्छा अब अगली बात सुनिएगा। आईएसडी के तौर पर आप रजिस्टर्ड हो गए, अब आपको मंथली बेसिस पर क्रेडिट जो है वो अवेल करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अवेलमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा? बड़ा सिंपल सा है, देखिएगा। ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो होगी ये सर्विस जो होगा वो सप्लाई करके कंट्रोलिंग ऑफिस आईएसडी को जो होगी वो अपना इनवॉइस भेज देगी, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा ये अपने इस इनवॉइस को अपने जीएसटीआर 1 में
डिक्लेयर कर देंगे और अपनी जीएसटीआर 3B जो होगी वो जो होगा वो ये फाइल कर देंगे। ठीक है, प्रिज्यूमिंग ये जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का सप्लायर है ये नॉर्मल सप्लायर है और नॉन क्यूआरएमपी मंथली बेसिस वाला है, तो जीएसटीआर 1 ये कब तक फाइल कर देगा 11 तारीख तक, और जीएसटीआर 3B ये कब तक फाइल कर देगा 20 तारीख तक। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, जब ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाला इस तरीके से सप्लाई करके इनवॉइस आईएसडी के नाम का भेजेगा तो इसकी जीएसटीआर 1 में आईएसडी का रजिस्ट्रेशन नंबर डला होगा, तो जीएसटीआर 1 से ये डिटेल जो होगी ये आईएसडी को ऑटो पॉपुलेट की जाएगी। और आपको रिकलेक्ट करना है आईएसडी, इसकी रिटर्न जीएसटीआर 6 होती है, तो इसको जो ऑटो पॉपुलेशन में शो किया जाता है वो जीएसटीआर 6A में जो है वो शो किया जाता है। आपने जब जीएसटीआर 2A 2B का डिस्कशन पढ़ा होगा तो वहां ये स्पेसिफिकली बात पढ़ी होगी। ठीक है जी, खैर ये आगे वाले चार्ट में और अच्छे तरीके से मिलेगी। बैकएंड का सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर देगा, इनवॉइस भेज देगा और वहां से ये जीएसटीआर 6A में जाएगी और आईएसडी जो होगा इस ऑटो पॉपुलेट जीएसटीआर 6A के बेसिस पर क्रेडिट अपने अवेल करके आगे जो होगा वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कुछ स्पेशल है, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इसका मेन रोल है, उसको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम जिन बातों का ख्याल रखना है वो बताई गई है सेक्शन 20 रेड विद रूल 39। आई टोल्ड यू ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आए तो सेक्शन 20 प्लस रूल 39 का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। अब इसमें क्या कहा गया है वो मोटी बातें सुनिएगा। सेक्शन 20 प्लस रूल 39 वो ये कहते हैं आईएसडी जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसको एक रिक्विजिट डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसको नाम दिया गया है आईएसडी इनवॉइस। आईएसडी इनवॉइस पीछे क्या आया था, सप्लायर का इनवॉइस, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेगा तो इसके इनवॉइस को हम बोल रहे हैं आईएसडी इनवॉइस। ये आईएसडी इनवॉइस जो होगा ये रेज करने की बात लिखी गई है सेक्शन 20 और इसमें क्या क्या लिखना होगा वो बताया गया रूल 54 में। ठीक है जी, जो सप्लायर का इनवॉइस होता है प्लीज ध्यान में रखिएगा, सप्लायर का इनवॉइस उसके गवर्निंग प्रोविजन सेक्शन 31 है और क्या लिखना होता है रूल 46 में बताया गया है। आईएसडी को इनवॉइस रेज करना है, इसका गवर्निंग प्रोविजन है सेक्शन 20 और इस पर क्या क्या लिखना है वो जो है वो रूल 54 में जो है वो बताया गया है। और रूल 54 बेसिकली कहता है जिस जिस यूनिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उनके जीएसटीएन के नाम से आप इनवॉइस रेज करोगे और जिसको जितना क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो आईटीसी का अमाउंट जो होगा वो आप अपने इनवॉइस पर लिखोगे और इस इनवॉइस पर प्रोमिनेंटली आप इंडिकेट करोगे क्या कि ये इनवॉइस इज ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी, दिस इनवॉइस इज ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, जस्ट लाइक सप्लायर अपने इनवॉइस रेज करते हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं, तो ऐसे ही आईएसडी अपने जो इनवॉइस रेज करेगा वो भी जो होंगे वो प्रॉपर्ली सीरियली नंबर्ड होंगे। बट आपको याद होगा अगर बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो उनको छूट दे रखी है, बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, कि वो विदाउट सीरियल नंबर भी अपने इनवॉइस रेज कर सकती है। तो यहां एज एन आईएसडी अगर बैंक का आईएसडी है तो उसको भी छूट दे रखी है कि बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के जो आईएसडी है वो विदाउट सीरियल नंबर भी जो है वो इनवॉइस रेज कर सकती है। खैर नॉर्मल केसेस में सीरियली नंबर्ड ही होगा। तो अब जरा अगली बात सुनिएगा, अब सेक्शन 20 आगे क्या रिक्वायरमेंट देता है, वो कहता है जी देखो सबसे पहले तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप आईएसडी इनवॉइस जो होगा वो रेज करोगे। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप क्रेडिट बांटोगे किसको, तो जो भी बेनिफिशियरी यूनिट उस सर्विस की होगी उन सबको जो होगा वो आपने क्रेडिट बांटना है। जैसे इस एग्जांपल में एडवर्टीजमेंट सर्विस ली गई है तो इसका बेनिफिट क्या चारों रजिस्टर्ड यूनिट को मिलेगा, यस। तो आपको इस केस में ये जो बैकएंड का जीएसटी लग के आया होगा ये चारों यूनिट में जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अगर कोई सर्विस ऐसी होती जिसकी बेनिफिशियरी यूनिट सिर्फ मान लो दिल्ली वाली होती तो आप सारा का सारा दिल्ली वाले को देते, अगर दिल्ली और यूपी 2 यूनिट होती तो फिर आप 2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते। पॉइंट क्लियर है? फिर उसके बाद सेक्शन 20 ने जो अगली इंपॉर्टेंट बात बोली वो ये बोली कि जो भी बेनिफिशियरी यूनिट होगी आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे यहां एडवर्टीजमेंट के केस में चारों में, अब अगर चारों में जाना है तो कितना कितना जाना है ये अगला क्वेश्चन आएगा। तो सेक्शन 20 ने बताया जी रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो क्या होगी, रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो क्या होगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली कि आप टर्नओवर को बेस बना के जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप टर्नओवर जो होगा उसको बेस बना के जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं आईएसडी जो है उसने ये एडवर्टीजमेंट सर्विस ली और लेट्स सपोज ये अप्रैल के महीने की बात है, अप्रैल के महीने में ये सर्विस ली गई।
अब आईएसडी हमेशा मंथली डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, इसे मंथली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब अप्रैल में ये जो सर्विस आई जिसकी 4 बेनिफिशियरी यूनिट है, तो अब जब ये इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो प्लीज ध्यान में रखिएगा इन चारों का टर्नओवर लेगा बट अप्रैल का नहीं, इन चारों का टर्नओवर लेगा बट अप्रैल का नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर ये अप्रैल 2023 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इन चारों को कर रहा है, चारों का टर्नओवर बेस करेगा बट अप्रैल का टर्नओवर नहीं लेना। टर्नओवर जो लेना है दैट इज अ प्रीवियस ईयर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। टर्नओवर जिसके बेसिस पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है दैट इज टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। अच्छा, और इसमें एक खास बात अगली ये लिखी गई है, अगर टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट अवेलेबल देन टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर शैल बी यूज्ड। नॉर्मली आप प्रीवियस ईयर का यूज करेंगे, बट अगर प्रीवियस ईयर का अवेलेबल नहीं है तो फिर आप प्रीसीडिंग क्वार्टर का जो होगा वो यूज करेंगे। एक मिनट के लिए रुक के जरा ये प्रीसीडिंग क्वार्टर की स्टोरी भी सुन लीजिए। प्रीसीडिंग क्वार्टर को आपने कब हाथ लगाना होता है जरा देखिएगा। मान लीजिए ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड आईएसजी है और इसकी ये 4 बेनिफिशियरी यूनिट्स है। इन 4 बेनिफिशियरी यूनिट में लेट्स सपोज इसे कोई क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मैंने क्या बोला, ये जब मंथली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर यूज करेंगे। अब कहानी ये दिखा रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर था लेट्स सपोज उसमें इसकी सिर्फ 2 ही यूनिट ऑपरेशनल थी। पिछले साल में ये 2 यूनिट से काम कर रहा था, इसने इस साल 2 और खोली है तो इस साल 4 यूनिट है। अब उसने एडवर्टीजमेंट सर्विस इस साल ली जो इन 4 यूनिट को बेनिफिट पहुंचाएगा, बट क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या बोला, प्रीवियस ईयर की रेशो में। अब आप समझ लीजिएगा, अब 4 में से अगर 1 या उससे ज्यादा यूनिट पिछले साल ऑपरेशनल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन 4 में होना है तो क्रेडिट जो टर्नओवर चाहिए वो चारों का चाहिए पिछले साल का, बट अगर ऐसा नहीं है देन ओनली इन दैट सिचुएशन आप जो होंगे प्रीसीडिंग क्वार्टर का टर्नओवर जो होगा वो यूज करेंगे, प्रीसीडिंग क्वार्टर का जो होगा वो टर्नओवर यूज करेंगे। अब प्रीसीडिंग क्वार्टर का मतलब क्या हो गया जी, मुझे पिछले साल ये पिछला क्वार्टर ये पकड़ना है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, अप्रैल में आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या प्रीसीडिंग क्वार्टर का डाटा, आंसर इज नो, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। लेकिन आप निराश मत होना, ये क्रेडिट अभी नहीं बट पाया जेन्युइन रीजन की वजह से, तो कोई बात नहीं, इसको होल्ड पे रखना, इसको आप आगे बांटना। ऐसे ही मई के महीने का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बट प्रीसीडिंग क्वार्टर का डाटा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, होल्ड पे रखो। जून डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीसीडिंग क्वार्टर का डाटा ही नहीं है, कोई बात नहीं, होल्ड पे रखो। जब ये जून भी खत्म हो जाएगा, जब ये जून भी खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अब जब जुलाई का महीना आएगा ना तो जुलाई के महीने में अब प्रीसीडिंग क्वार्टर आपके पास अप्रैल मई जून का अवेलेबल है, यस बिल्कुल अवेलेबल है। तो अब आप क्या करना, इस अप्रैल मई जून के क्वार्टर के डाटा को यूज करके जो है वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और जो क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्लीज ध्यान में रखिएगा, आपने अप्रैल का भी होल्ड पे रखा हुआ था, मई का भी होल्ड पे रखा हुआ था, जून का भी होल्ड पे रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रीसीडिंग क्वार्टर इनके लिए था ही नहीं। अब जुलाई में आते ही जब प्रीसीडिंग क्वार्टर अवेलेबल हो गया तो जो ये तीनों महीने का होल्ड पे रखा हुआ था ये भी, और जो जुलाई में फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन का बन रहा है वो भी, वो उठा करके इस क्वार्टर के डाटा के बेसिस पर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जुलाई में सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर बात आएगी अगस्त की, तो अगस्त में कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर का डाटा अवेलेबल है। सितंबर की इश्यू ही नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर का डाटा अवेलेबल है। जब सितंबर भी खत्म हो जाएगा और बात आएगी अक्टूबर की, तो अक्टूबर में अब प्रीसीडिंग क्वार्टर आपका ये वाला बन जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर। इस डाटा को यूज करके अक्टूबर का डिस्ट्रीब्यूट करना, सिमिलरली नवंबर का, सिमिलरली दिसंबर का। फिर जब आ जाए जनवरी तो फिर आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये प्रीसीडिंग क्वार्टर बन जाएगा, इसके बेसिस पर जनवरी का डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर फरवरी का, फिर मार्च का। और जब मार्च भी खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएगा, तो आपके पास प्रीवियस ईयर एज अ होल कंप्लीटली अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल ऑनवर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करना वो प्रीवियस ईयर एज अ होल जो अवेलेबल हो गया उसके बेसिस पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आई होप दिस पॉइंट इज वेल अंडरस्टूड बाय यू। चलिए, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि टर्नओवर प्रीवियस ईयर का यूज करना है, बट जिनमें बांटना है अगर वो पिछले साल थी नहीं तो रुक जाना, और प्रीवियस क्वार्टर जब अवेलेबल हो जाए, जिस महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका प्रीवियस क्वार्टर जब अवेलेबल हो जाए तो उसको यूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस टर्नओवर के बेसिस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस टर्नओवर के बेसिस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस टर्नओवर को निकालने के लिए भी एक स्पेशल बात जो है वो सेक्शन 20 में जो है वो लिखी गई है। टर्नओवर बेस करोगे। अच्छा, अब जीएसटी में टर्नओवर का क्या मतलब होता है? जीएसटी में टर्नओवर का मतलब होगा जीएसटी की एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, जीएसटी में जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो जीएसटी एक्सक्लूड करके करते हैं, यस। नॉन जीएसटी कुछ टैक्स होते हैं तो वो एक्सक्लूड करते हो या वो इंक्लूड करते हो? वो इंक्लूड करते हो, ठीक है। आप निकाल रहे हैं टर्नओवर, ठीक है।
अब टर्नओवर जीएसटी के हिसाब से निकलेगा, उसमें जीएसटी तो हमेशा बाहर रहता है, तो जीएसटी बाहर रहेगा। नॉन जीएसटी टैक्सेस टर्नओवर में इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए जब टर्नओवर लेगा, तो सेक्शन 20 ने स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है, आईएसडी जब टर्नओवर लेगा तो वो टर्नओवर में नॉन जीएसटी टैक्सेस के तौर पर अगर कोई एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगा हुआ है तो उसको भी जो होगा वो एक्सक्लूड करके चलेगा। दिस इज अ स्पेशल पॉइंट, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर सकता है। जीएसटी टर्नओवर से बाहर रहता है, ये सबको पता है, पर सेक्शन 20 ने स्पेशल बात ये बोल रखी है कि आईएसडी जब टर्नओवर की फिगर निकालेगा तो अगर नॉन जीएसटी टैक्सेस के तौर पर कोई एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल या स्टेट कोई भी, या फिर सेल्स टैक्स सेंट्रल या स्टेट कोई भी लगा हुआ है, तो वो जो होगा वो भी एक्सक्लूड करके चलेगा। यहां पर प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, उन्होंने सारे नॉन जीएसटी टैक्सेस बाहर नहीं किए हैं, सिर्फ ये 2 ही किए हैं। अगर इनके अलावा कोई अदर नॉन जीएसटी टैक्सेस होंगे तो वो टर्नओवर में आते हैं और वो शामिल ही रहेंगे, उनके एक्सक्लूजन की बात नहीं की गई है। एक्सक्लूजन जो है वो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स का जो है वो बोला गया है। अच्छा, इस एक्सक्लूजन को लेकर के थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ाता हूं। मान लीजिए ये जो पर्सन रजिस्टर्ड है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये जहां उड़ीसा में, लेट्स सपोज जहां ये रजिस्टर्ड है, यहां से ये टोबैको की सप्लाई करता है। अब आप जानते हैं टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी है और जीएसटी भी है। जब हम जीएसटी के पर्पस के लिए टर्नओवर निकालेंगे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मिला के निकालेंगे, पर डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए जब उड़ीसा का टर्नओवर लिया जाएगा तो उस टर्नओवर में से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो टोबैको प्रोडक्ट्स पर लगी होगी उसको भी बाहर किया जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लीजिए उड़ीसा में ये रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, बट साथ में लिकर वगैरह अल्कोहलिक लिकर की भी सप्लाई करता है, विच इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उस पर क्या लगा हुआ होगा, उस पर लगी हुई होगी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट सेल्स टैक्स। तो जीएसटी के पर्पस के लिए स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स इंक्लूड होते हैं, बट आईएसडी जब इस उड़ीसा का टर्नओवर लेगा तो यहां पर अगर लिकर की सप्लाई है तो उस सप्लाई में जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगा हुआ है उसको एक्सक्लूड करके ही टर्नओवर की फिगर जो होगी वो कंसीडर की जाएगी। आई होप ये बातें आपको समझ आती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए हैं, प्लीज ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 20 प्लस रूल 39, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली बात, आईएसडी का प्रॉपर इनवॉइस बनेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हर बेनिफिशियरी यूनिट में होगा, मल्टीपल बेनिफिशियरी यूनिट होगी तो फिर टर्नओवर की रेशो यूज करेंगे, टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का या फिर प्रीसीडिंग क्वार्टर का, ठीक है जी। और टर्नओवर में एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स वो भी एक्सक्लूड किए जाएंगे। ओके, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझिएगा, जो एक और इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 20 ने लेट डाउन करके दी है। अब वो ये कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। अब इस सेंट्रलाइज ऑफिस, हेड ऑफिस के पास बैकएंड से जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का इनवॉइस आया, उस एडवर्टीजमेंट के एजेंसी के इनवॉइस ने अपने सप्लाई चार्जेस एंड जीएसटी लगाए। अब बेटा जो जीएसटी ये एजेंसी लगाएगी, ये जीएसटी या तो आईजीएसटी होगा अगर ये सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है, या फिर ये अपना होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, या एसजीएसटी की बजाय यहां क्या हो सकता है, यूटीजीएसटी, ऐसे ही कुछ होगा। यस। अब सेक्शन 20 ने, सेक्शन 20 रेड विद रूल 39, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोल रखी है कि सुनिएगा, आईएसडी के पास अगर बैकएंड से इनवॉइस आया जिसमें सप्लायर ने आईजीएसटी लगा रखा है और इसको जो है इस आईजीएसटी का क्रेडिट, लेट्स सपोज आगे 4 बेनिफिशियरी यूनिट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट आगे एज आईजीएसटी ही ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आईजीएसटी का क्रेडिट ये जो भी बेनिफिशियरी यूनिट होगी उसको हमेशा एज आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर बैकएंड के इनवॉइस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी ऐसा कुछ होगा तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो आईएसडी की गवर्निंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी अगर बैकएंड पर सीजीएसटी लेट्स सपोज लगा हुआ है तो आईएसडी जो होगा अब सीजीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ध्यान में रखेगा कि अगर वो सेम स्टेट में किसी यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या अगर वो सेम स्टेट में किसी यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो सीजीएसटी के क्रेडिट को एज सीजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर वो जिस स्टेट में आईएसडी रजिस्टर्ड है उससे बाहर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको सीजीएसटी का क्रेडिट वो आईजीएसटी के तौर पर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
दोहरा देता हूं, आईजीएसटी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आईजीएसटी में इसे कुछ नहीं सोचना, आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबको आईजीएसटी दे दो, बट सीजीएसटी के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर इसे देखना पड़ेगा ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सेम स्टेट वाली सप्लाइंग यूनिट को कर रहा है तो एस सीजीएसटी जाएगा, बाहर स्टेट में कर रहा है तो फिर आईजीएसटी जाएगा। एंड सिमिलरली एसजीएसटी यूटीजीएसटी सेम स्टेट में कर रहा है तो एस एसजीएसटी यूटीजीएसटी करेगा, बाहर स्टेट में कर रहा है तो फिर एज एन आईजीएसटी करेगा। इन सब बातों का जो है वो इसे ख्याल रख के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पॉइंट क्लियर होते हैं? चलिए थोड़ी और गहराई में जाते हैं। एक और चार्ट मैंने आपको नेक्स्ट पेज पर दिया है। अब यहां पर थोड़े रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस की बात भी मैंने जोड़ने की कोशिश करी है। ये है ए लिमिटेड, जहां इसका ये हेड ऑफिस एज एन आईएसडी रजिस्टर्ड है और इसकी आगे ये सप्लाइंग यूनिट है जो कि सेपरेटली एज अ रजिस्टर्ड पर्सन एज अ सप्लायर रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। अब बैकएंड पर डी लिमिटेड करके कोई सप्लायर है जिससे ये सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो ले रहे हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात जो है आपको ये ध्यान में रखेंगे, ये जो ए लिमिटेड का हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है एज एन आईएसडी, इसको एज एन आईएसडी काम क्या करना है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए इसे आईएसडी इनवॉइस रेज करने हैं, मैंने बताया। और आईएसडी इनवॉइस के अकॉर्डिंग प्रोविजन सेक्शन 20 प्लस रूल 54 होंगे, जिसमें कुछ चार्ज नहीं होगा, सिंपली आईएसडी का टुकड़ा जो जिसको दे रहा है वो मेंशन्ड होगा। ठीक है। एंड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन ये इन सभी इनवॉइसेस की डिटेल अपनी रिटर्न में देगा। जीएसटीआर 6 जो कि सेक्शन 39 प्लस रूल 65 के हिसाब से हमेशा मंथली बेसिस पर जाती है 13 तारीख को, जिसमें यह मंथली अवेलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल देता है। आगे जो इसकी रेसिपिएंट यूनिट है वो एज अ सप्लायर रजिस्टर्ड है, एज अ सप्लायर रजिस्टर्ड है। और जब वो एज अ सप्लायर रजिस्टर्ड है तो आई एम प्रिज्यूमिंग वो एज अ नॉर्मल सप्लायर रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो उनके रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस दो हैं, जिसमें जीएसटीआर 1 वो जो भी सप्लाई कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट, और इनकी जीएसटीआर 3B ये आएगी। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B मंथली या क्वार्टरली कुछ भी बेसिस पर हो सकती है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि ये नॉन क्यूआरएमपी है, तो ये मंथली जीएसटीआर 1 11 तारीख तक देंगे एंड मंथली जीएसटीआर 3B 20 तारीख तक देंगे। आर यू ओके विद दिस? और इस जीएसटीआर 3B के थ्रू ये अपनी जीएसटी लायबिलिटी जो होगी वो ये अपना पे करेंगे। अच्छा, अब ये हेड ऑफिस जब भी सर्विस बैकएंड से अरेंज करता है तो ये किसी सप्लायर के पास जाता है। तो जो भी सप्लायर बैकएंड का है उसकी अगर बात करें तो उसने क्या करना है, उसने सप्लाई करके अपने सप्लाई के टैक्स इनवॉइस देने हैं एज पर सेक्शन 31 रेड विद रूल 46 टैक्स इनवॉइस देगा, और फिर उनकी जीएसटी ये पे करेगा एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, और रिटर्न्स में जो होगा उनको रिपोर्ट करेगा। इसके रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में भी जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B आएंगे। एंड अगेन प्रिज्यूमिंग कि ये नॉन क्यूआरएमपी है तो ये मंथली बेसिस पर 11 को या अपना जीएसटीआर 3B मंथली बेसिस पर 20 तारीख को जो होगा वो फाइल करेगा। आई होप कंप्लायंसेस क्लियर है। यस। अब जो रोल आएगा वो रोल थोड़ा ध्यान से समझ लेना बेटा। ये जो सप्लायर है जिससे सर्विस अरेंज करके इन यूनिट के लिए दी गई है, आईएसडी बीच में आ गया। आईएसडी का क्या रोल आएगा, क्योंकि इनवॉइस आईएसडी के नाम का होगा तो आईएसडी पहले इस इनवॉइस के बेस पर आईटीसी अवेल करेगा और फिर उस आईटीसी को बेनिफिशियरी यूनिट्स में अलग अलग इनवॉइस बना करके जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यही बताया ना मैंने? यस। तो देखिएगा, हेड ऑफिस के लिए 2 स्टेप मैंने लिख दिया। इसका पहला स्टेप है आईटीसी अवेलमेंट एंड दूसरा स्टेप क्या है, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू ओके विद दिस? आईटीसी अवेलमेंट जब ये करेगा तो जस्ट लाइक एनी पर्सन सेक्शन 16 में जो आईटीसी अवेलमेंट की कंडीशंस लिखी होती है ये उनके हिसाब से जो होगा वो आईटीसी अवेल करेगा। आईटीसी अवेल करेगा एज पर कंप्लायंस विद सेक्शन 16, और फिर उस आईटीसी को अवेल करके ये डिस्ट्रीब्यूट जब करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल सेक्शन 20 प्लस रूल 39 के हिसाब से जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट के प्रिंसिपल बता दिए, इनवॉइस बनाना है, हर बेनिफिशियरी यूनिट को देना है एंड टर्नओवर बेस रेशो में देना है। और इसके अलावा सप्लायर के इनवॉइस में आईजीएसटी लग के आया तो आईएसडी इनवॉइस में एज एन आईजीएसटी ही देना है। सीजीएसटी या एसजीएसटी लग के आया तो चेक करके देना है। सेम स्टेट वाली यूनिट को दे रहे हो तो एज इट इज दे देना, बट अदर स्टेट वाली को दे रहे हो तो फिर एज एन आईजीएसटी जो है वो पास ऑन कर देना। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? पक्का क्लियर है? यस। अच्छा, अब देखिएगा और बातें सुनते हैं। अब बेटा जब आईटीसी अवेलमेंट की बात आएगी, नंबर 1, ठीक है, तो आईटीसी अवेलमेंट होगा बेस्ड ऑन सप्लायर जो इसे इनवॉइस भेजेंगे। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, आप जरा लिंकिंग ले लीजिएगा। जो बैकएंड का सप्लायर, लेट्स सपोज
एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाला, उसने सर्विस सप्लाई करी, अपना इनवॉइस दे दिया, वो अपनी जीएसटीआर 1 में से डिक्लेयर करेगा। एंड एज आई जस्ट मेंशन, जब ये जीएसटीआर 1 में से डिक्लेयर करेगा तो सामने वाले को ये ऑटो पॉपुलेट होकर के जीएसटीआर 6A में जाएगी, हेड ऑफिस को जीएसटीआर 6A में जाएगी, और इस ऑटो पॉपुलेशन के बेसिस पर वो अपनी रिटर्न में जो होगा इस आईटीसी को अवेल कर रहा होगा। ठीक है जी। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, मंथली अवेलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मंथली अवेलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको क्या करना है, इस महीने में बेस्ड ऑन जीएसटीआर 6A जो भी क्रेडिट इसने अवेल किए, उस सारे क्रेडिट को इसने एज इट इज जो है वो प्रॉपर रेशो के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसने कुछ भी रोक के नहीं रखना, इसका काम सिंपली एक पाइपलाइन है, ठीक है ना, पास थ्रू है। तो जो भी इसने इस तरीके से अवेल किया उसको एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये कुछ भी रोक के नहीं रखेगा। अगर इसने कुछ भी रोक लिया तो वो बेकार हो जाएगा, वो नेक्स्ट महीने ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ये बात रूल 39 ने स्पेसिफिकली जो है वो लिखी हुई है। आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। आपको जिस महीने में क्रेडिट आएगा उसको उसी महीने में बांट के खत्म करना है। अगर 1 लाख का आईटीसी आया, आपने 90,000 ही डिस्ट्रीब्यूट किया, 10,000 छोड़ दिया, तो वो नेक्स्ट मंथ आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आपकी बकेट में मंथली जो भी आए वो इमीडिएटली मंथली बेसिस पर आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, एग्जाम में कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अगली बात सुनिएगा। अगर इस हेड ऑफिस ने बैकएंड से लेट्स सपोज फूड एंड बिवरेजेस की सर्विसेज ली, कैटरिंग सर्विसेज ली, तो कैटरर ने इसको जो है वो इनवॉइस दे दिया। अब आप याद करो, फूड एंड बिवरेजेस कैटरिंग सर्विस की जो सप्लाई है उसके आईटीसी सेक्शन 16 में अलाउड है या सेक्शन 17 में ब्लॉक्ड है? सेक्शन 17 में जनरली वो ब्लॉक्ड है। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन को अगर छोड़ दें तो फूड एंड बेवरेजेस कैटरिंग सर्विसेज के क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, एक बड़ी स्पेशल बात बोल रहा हूं। अगर इस हेड ऑफिस ने बैकएंड से कैटरिंग सर्विस ली है तो कैटरिंग सर्विस वाला अपनी सर्विस का इनवॉइस देगा, जीएसटीआर 1 में डालेगा, वो इसकी जीएसटीआर 6A में भी आएगी। अब क्योंकि क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो यहां पर एक स्पेशल बात ध्यान में रखिएगा, क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ऐसा नहीं है। क्रेडिट अगर ब्लॉक्ड भी है तो भी ये आगे जो होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज इनएलिजिबल क्रेडिट। जो क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है उसको ये एज एलिजिबल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिटर्न में उसको एज एलिजिबल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट अगर बैकएंड पर कोई 17.5 वाली सप्लाई है तो उसको भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट उसको ये एज एन इनएलिजिबल आईटीसी के तौर पर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लोगों ने बोला है जी तुम्हें कुछ नहीं इवैल्यूएट करना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ क्रेडिट को आगे पहुंचाना, लेना नहीं लेना वो जो एक्चुअल में सप्लाइंग यूनिट है जो उस क्रेडिट को यूज करती है वो उस चीज को जो है वो देखेंगी। आप हमेशा जो भी आया बैकएंड से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो एलिजिबल है उसको एलिजिबल के तौर पर और जो ब्लॉक्ड है उसको इनएलिजिबल के तौर पर। बात समझ में आ गई है? यस। अब बेटा जब ये जीएसटीआर 6 में इस तरीके से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो आप रिकलेक्ट करिएगा, अगर आपको जीएसटीआर 2A एंड 2B जो कि आपने रूल 60 में पढ़ी थी वो याद हो, तो 2A एंड 2B में जीएसटीआर 6 से ऑटो पॉपुलेशन जो है वो भी किया जाता है। ठीक है जी। तो बैकएंड से इसने जो एज एन एलिजिबल आईटीसी किए होंगे वो यहां पर 2B में एज एन एलिजिबल आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। अगर इनएलिजिबल आईटीसी इसने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे तो वो यहां पर एज एन इनएलिजिबल आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। और जो ये एक्चुअल वाली सप्लाइंग यूनिट है ना, जिन्होंने क्रेडिट लेके यूज करना होता है, अब इनको ये एश्योर करना होगा कि जो इनएलिजिबल आईटीसी है उसको ये अवेल ना करें, है ना, और जो एलिजिबल आईटीसी है फाइनली सिर्फ उसी को अवेल करके उसको यूटिलाइज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B के थ्रू जो है वो पे कर दे। आई होप द पॉइंट इज वेल रिसीव्ड बाय यू। यस, चलिए, तो आईएसडी ने अवेल करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो रेसिपिएंट यूनिट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईटीसी अवेल किया सेक्शन 16 के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, और उनके लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, आईएसडी इनवॉइस, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको जो है वो आईटीसी यूटिलाइज कर लिया। आईटीसी यूटिलाइजेशन होता है एज पर सेक्शन 49। आपको याद है ना आईटीसी कैसे यूटिलाइज होता है, आईजीएसटी से आईजीएसटी भी पे हो सकता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे हो सकता है बाद में कैसे भी।
सीजीएसटी से पहले सीजीएसटी पे होगा, उसके बाद आईजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी नहीं हो सकता। एंड ऐसे ही एसजीएसटी के क्रेडिट से एसजीएसटी पे हो सकता है और बाद में आईजीएसटी भी पे हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी उससे पे नहीं हो सकता। यूटिलाइजेशन के प्रिंसिपल्स आपको ऑलरेडी जो है वो क्लियर है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, आईएसडी को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम उसको ये थियोरी ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं, और आगे जो यूनिट है उनको यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइजेशन करते टाइम वो जो यूटिलाइजेशन का तरीका होता है कि कौन सा क्रेडिट कैसे यूज होता है, उनको उस चीज का जो है वो ध्यान में रखना है। बताइए जी, बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। चलिए और इंपॉर्टेंट कुछ प्रिंसिपल भी दोहरा देता हूं, सुनिएगा। अब सेक्शन 20 ने फर्दर जो विजुलाइज किया, उन्होंने ये विजुलाइज किया, उन्होंने कहा जी मान लीजिए जो अपना आईएसडी था उसने बैकएंड पे सप्लायर से सर्विस ली, सप्लायर ने अपना इनवॉइस भेज दिया, जीएसटी उस पे मेंशन कर दिया और अपना सप्लाई प्राइस मेंशन कर दिया और जीएसटी जो था वो चार्ज करके इनवॉइस दे दिया, ठीक है। और आईएसडी ने मंथली बेसिस पर उसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट्स सपोज ये हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अप्रैल में ये इनवॉइस आया और आईएसडी ने अप्रैल के महीने में उसे डिस्ट्रीब्यूट आगे कर दिया, प्रिंसिपल जो भी थे उसके हिसाब से। अब फर्दर जो है सेक्शन 20 ये विजुलाइज करता है कि हो सकता है बाद में, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है बाद में इस सप्लायर को पता चले कि इसने जो इनवॉइस दिया था उसमें उसने वैल्यू कम चार्ज कर ली थी या जीएसटी जो था वो कम चार्ज कर लिया था। अगर इसको ऐसा बाद में पता चला कि वैल्यू कम चार्ज हो गई थी या रेट कम चार्ज हो गई थी, तो ये क्या करेगा, बाद में आपको डेबिट नोट जो होगा वो रेस करेगा। बिल्कुल जी, डेबिट नोट आपको याद होगा, डेबिट नोट रेस किया जाता है एज पर सेक्शन 34 और इसमें क्या लिखना होता है वो बताया गया है आपको रूल 53 में। तो सप्लायर ने अब जो भी कमी पेशी थी उसके लिए वैल्यू एंड जीएसटी जो भी एडिशनल बनता था वो रेस करके जो है वो आपको जीएसटी चार्ज कर दिया। एंड लेट्स सपोज ये उससे जून में जो है वो आपके पास रेस कर देता है। अब सेक्शन 20 सिंपल कहता है जी कोई बात नहीं, अगर बाद में डेबिट नोट आया तो डेबिट नोट जब आईएसडी के पास जून में आएगा तो अब आईएसडी क्या करे, इस डेबिट नोट के बेस्ड ये जो जीएसटी है इसका आईटीसी अपने जून के महीने में लेकर के अपने जून की जीएसटी आज 6 के थ्रू जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे कुछ स्पेशल नहीं करना, जैसे वो इनवॉइस बेस्ड क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था बिल्कुल सेम तरीके से वो इस डेबिट नोट बेस्ड आईटीसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेम तरीका, कुछ स्पेशल नहीं करना। उन्होंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए लिख के दिया जी इनवॉइस आया तो इनवॉइस का जैसे आपने मंथली डिस्ट्रीब्यूशन किया, अप्रैल में आया अप्रैल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डेबिट नोट अगर जून में आया तो उसे जून में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अपनी जीएसटी 6 में अकॉर्डिंगली उसको जो है वो कवर कर लेना। मेरी बात समझ में आती है? यस। यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, कई बार आपके मुंह से हो सकता है रिवीजन करते टाइम फटाफट में ये निकल जाए, इनवॉइस आया तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनवॉइस बना के, डेबिट नोट आया तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट नोट बनाएगा आईएसडी। प्लीज ध्यान में रखिएगा, आईएसडी के डेबिट नोट के कोई प्रोविजन नहीं है। आईएसडी कभी भी डेबिट नोट नहीं बनाता बेटा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो हमेशा इनवॉइस बनाएगा। वो सप्लायर से इनवॉइस आ रहा हो वो वाला आईटीसी, डेबिट नोट आ रहा हो वो वाला आईटीसी, वो दोनों आईटीसी को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो अपने इनवॉइस के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आर यू ओके विद दिस? चलिए फिर सेक्शन 20 ने अगली सिचुएशन ये बताई जी, डेबिट नोट की रिवर्स सिचुएशन भी तो हो सकती है। सप्लायर ने आपको सप्लाई करी और सप्लाई करते टाइम उसने जो वैल्यू या जीएसटी था वो कम की बजाय ज्यादा चार्ज कर दिया। अब अगर उसने कम की बजाय ज्यादा चार्ज कर दिया तो अब की बार सप्लायर क्या रेस करेगा, क्रेडिट नोट। अच्छा, और आप जानते हैं क्रेडिट नोट के भी गवर्निंग प्रोविजन सेक्शन 34 ही है और क्रेडिट नोट पर क्या लिखना होता है वो भी रूल 53 में ही बताया गया है, ठीक है। अब सप्लायर ने ज्यादा वैल्यू जीएसटी वगैरह लगा दिया था तो सप्लायर ने अपना क्रेडिट नोट रेस करके जो है वो हेड ऑफिस के पास भेज दिया, ठीक है जी। तो अब जब क्रेडिट नोट आता है तो आईएसडी को क्या करना होता है भाई, उसका रिड्यूस होगा आईटीसी, ऑफ कोर्स सी बात है, डेबिट नोट से बढ़ता है और क्रेडिट नोट से कम होता है। तो अब ये कह रहे हैं अब आईएसडी ने लेकिन क्या किया था, आईएसडी ने अप्रैल में इनवॉइस आया था तो आईएसडी ने अप्रैल में
इनवॉइस के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब अगर क्रेडिट नोट बैकएंड से सप्लायर के द्वारा जो है वो जून में आता है, जिससे आईएसजी का क्रेडिट रिड्यूस होना है, तो वो क्या कह रहे हैं, अब आईएसजी क्या करेगा, वो कह रहे हैं जी डेफिनेटली उसने क्रेडिट आगे पास ऑन किया था, तो आगे जिन जिन एंटिटी को उसने क्रेडिट पास ऑन किया था वो उनको बोलेगा कि आप अपना क्रेडिट जो है वो रिड्यूस करो। और अब की बार लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा, इस रिडक्शन के पर्पस के लिए वो आईएसजी जो होगा वो अपना क्रेडिट नोट, जिसे हम आईएसजी क्रेडिट नोट बोलेंगे, वो जो है वो इशू करेगा। मेरी बात समझ आई? क्रेडिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इनवॉइस वाला हो या डेबिट नोट हो, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आईएसजी इनवॉइस इशू करेगा, और क्रेडिट कभी रिड्यूस कराना पड़े तो फिर आईएसजी जो होगा वो क्रेडिट नोट जो होगा वो इन रेसिपिएंट यूनिट को जो होगा वो इशू करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस। अब ये जो आईएसजी क्रेडिट नोट इशू करेगा, इसके लिए जो एक खास बात उन्होंने लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि भाई साहब अप्रैल का इनवॉइस था जिसका ये जून में क्रेडिट नोट आया है, आपने अप्रैल का इनवॉइस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, जब जून में क्रेडिट नोट के लिए आप कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट नोट से रिडक्शन कराएंगे, तो अब आप क्रेडिट नोट से रेसिपिएंट को जब रिडक्शन कराएंगे तो यू हैव टू मेक श्योर आप जिस रेशो में उनसे रिडक्शन कराएंगे वो रेशो जो अंडरलाइंग इनवॉइस था वही वाली होनी चाहिए। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आपने इनवॉइस पर जो रेशो अप्लाई करी थी, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आपने इनवॉइस पर जो रेशो अप्लाई करी थी, वो सेम रेशो जो होगी, वो सेम रेशो जो होगी वो आप क्रेडिट नोट से जब उस इनवॉइस का कोरेस्पॉन्डिंगली रिडक्शन करवा रहे होंगे तो अंडरलाइंग इनवॉइस की रेशो जो होगा वही आप यूज करेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में ये बोल दिया जाता है। आपकी सप्लाई एक साल में हुई, क्रेडिट नोट अगले साल में आया, अब आपने सप्लाई एक पर्टिकुलर साल में हुई तो आपने उसके प्रीवियस ईयर को यूज करके क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्रेडिट नोट अगले साल में आएगा, जब आप रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन के लिए आप फ्रेश नहीं देखेंगे प्रीवियस ईयर, आप जो अंडरलाइंग इनवॉइस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने जिस साल का टर्नओवर यूज किया था उसी साल के टर्नओवर की सेम रेशियो को यूज करके जो होगा वो आप रिडक्शन करवाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा एक और बात जो इन्होंने कही है वो ये कही है, मान लीजिए जब आप क्रेडिट नोट के बेसिस पर रिडक्शन करा रहे हैं, तो मान लीजिए अब क्रेडिट नोट जून में जैसे आप ये रिडक्शन कॉरेस्पॉन्डिंगली करा रहे हैं और आप क्रेडिट नोट लेट्स सपोज किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को जो उसके हिस्से का रिडक्शन करा रहे हैं वो है 10,000, ठीक है। अब जून में फ्रेश क्रेडिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो लेट्स सपोज यूनिट 1 आप उसको जो फ्रेश क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है 15,000 का, जो जून में फ्रेश क्रेडिट आया है, पर आपका क्रेडिट नोट की वजह से जो रिडक्शन उस यूनिट के लिए बन रहा है वो है 10,000। तो इसका नेट मैसेज क्या हो गया, उस यूनिट के पास नेट में कितना क्रेडिट बनेगा, 5,000 का। बट अगर उल्टा हो कि यूनिट 1 के पास जो नया क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है 5,000, जबकि उसका पुराने क्रेडिट का जो रिडक्शन बन रहा है वो है 10,000, तो अब आप क्या करेंगे, तो सेक्शन 20 में लिखा हुआ है इस केस में जो यूनिट होगी वो 5,000, उसको फ्रेश क्रेडिट 5 का मिल रहा है जबकि रिडक्शन उसका होना है 10,000, तो ये जो 5,000 का गैप होगा ये उस यूनिट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा, ये उस यूनिट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। आई होप आई एम वेल अंडरस्टूड बाय यू। चलें और बस बिल्कुल एंड के करीब है। अब और एक और बात इन्होंने जो लिखी, अब उन्होंने कहा कि आईएसडी को अगर कभी भी रिडक्शन ऑफ क्रेडिट कराना हो, आईएसडी को कभी भी रिडक्शन ऑफ क्रेडिट कराना हो फॉर एनी अदर रीजन, ध्यान में रखिएगा, अब अलग अलग सिचुएशन की बात कर रहा हूं, फॉर एनी, अभी तो ये क्या बताया था, बैकएंड से क्रेडिट नोट आया तो फिर हमने रिड्यूस आगे करवाया, अब इसकी बात नहीं कर रहा। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आईएसडी को, ये बैकएंड से कोई क्रेडिट नोट नहीं है, कभी किसी सिचुएशन में आईएसडी को किसी और वजह से यूनिट से जो है वो क्रेडिट जो होगा वो रिड्यूस कराना होगा, तो फिर अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसमें पहले, मान लीजिए ऐसे रीजन क्या हो सकते हैं, तो मान लीजिए एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आईएसडी के पास एक पर्टिकुलर महीने में 1 लाख का क्रेडिट आया था, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कितना करना था, 1 लाख,
बट मान लीजिए क्लरिकल एरर की वजह से वो 1 लाख नहीं 10 लाख जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हो सकता है, ठीक है। तो अब बेटा जब आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप मिस्टेक के लिए क्या करते हो, रेक्टिफिकेशन कर देते हो सब्सिक्वेंट रिटर्न में, यस और नो, यस। तो इस एग्जांपल में 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होना था बट हो गया 10 लाख, मतलब 9 लाख का एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जब इस आईएसडी को ये पता चला कि ये एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो ये क्या करेगा, जिन यूनिट्स को एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उनसे ठीक करवाएगा या नहीं, करवा लेगा। वो उनको बोलेगा भी रिड्यूस करो, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो अब उसके लिए वो क्या करेगा, अगेन आईएसडी जो होगा वो क्रेडिट नोट उन यूनिट को जो होगा वो इशू करके देगा, और उस क्रेडिट नोट के बेसिस पर वो यूनिट जिनके पास ये एक्सेस पहुंचा हुआ है वो जो होगा वो अपना रिड्यूस कर लेंगे। आर यू ओके विद दिस? चलिए एक और सिचुएशन जो उन्होंने विजुलाइज करी है वो ये करी है कि मान लीजिए अगर कहानी ऐसे हो गई हो कि क्या हुआ, आईएसडी ने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया और क्रेडिट जो था वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से इनका मतलब यह है कि जाना चाहिए था वो यूनिट 1 के पास, क्योंकि सर्विस की बेनिफिशियरी यूनिट 1 थी, बट गलती से जब उन्होंने इनवॉइस बनाया तो यूनिट 2 के जीएसटीएन से बना दिया, तो वो गलती से यूनिट 2 के पास 2 लाख का आईटीसी पहुंच गया। एक्चुअल हकदार कौन था, यूनिट 1, क्योंकि वो सर्विस की बेनिफिशियरी थी, उसको तो पहुंचा नहीं, गलती से मिस्टेक की वजह से इस यूनिट के नाम से आईएसडी का इनवॉइस बन गया और इसके पास आईटीसी पहुंच गया। तो दिस इज अ केस ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, 2 लाख ही बांटना था, तो यहां एक्सेस नहीं बटा बट गलत बट गया, जिसको जाना था उसकी बजाय गलत के पास चला गया। तो अब बड़ा सिंपल सा उन्होंने बोला भाई यूनिट 2 उसको नहीं जाना था तो उससे रिड्यूस करवाओ, उसको नहीं जाना था ना तो उससे रिड्यूस कराओ, और रिड्यूस कराने के लिए क्या करो, उसको आईएसडी अपना क्रेडिट नोट इशू करके दे ताकि उसके बेसिस पर वो रिड्यूस कर ले। और बात आती है यूनिट 1 की, जिसके पास जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, तो उसको अवेलेबल कराओ, और उसको अवेलेबल कराने के लिए क्या करो, उसको आईएसडी जो होगा वो अपना इनवॉइस रेस करके दे, आईएसडी उसको अपना इनवॉइस रेस करके दे। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, गलत वाली से रिड्यूस कराया जाएगा बेस्ड ऑन क्रेडिट नोट, एंड सही वाली को अवेलेबल कराया जाएगा बेस्ड ऑन आईएसडी इनवॉइस, और जीएसटीआर 6 में इन दोनों को क्रॉस रेफरेंस में जो होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। बस जी, हो गए आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल है जो कि उन्होंने सेक्शन 20 रेड विद रूल 39 में लिख करके दिए थे। बेस्ड ऑन दैट एग्जाम्स के कई सारे क्वेश्चन है, आप आराम से प्रैक्टिस करके जो है वो उसे सॉल्व कर सकते हैं। आर यू ओके विद दिस? पक्का जी। अच्छा, एक स्टोरी में एक और बात सुन लो, ये तो हमारा सेक्शन 20 पूरा हो गया। अब लॉ ने एक सेक्शन और बना रखा है इस आईएसडी से रिलेटेड, सेक्शन 21, जिसमें वो कहते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरी। उन्होंने बोला अगर आईएसडी के एंड से कभी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, आईएसडी के एंड से कभी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई कैटरिंग वाला क्रेडिट था जो उसे बांटना चाहिए था एज एन इनएलिजिबल आईटीसी, बट आईएसडी बाय मिस्टेक उसे एज एन एलिजिबल आईटीसी जो है वो बांट देता है। अच्छा, और आईएसडी अगर उसे एज एन एलिजिबल आईटीसी बांट देता है तो इसका मतलब क्या हो गया, सामने वाली यूनिट जो होगी उस आईटीसी को अवेल करके यूटिलाइज भी कर लेगी। यस, तो अब उन्होंने बोला कि अगर आईटीसी के एंड पे से इनएलिजिबल आईटीसी एज एन एलिजिबल आईटीसी चला गया एज एन एग्जांपल ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उन्होंने बोला कि अब क्या करेंगे, आईएससी के ऊपर कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो इस पर सीबीआईसी ने क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा जी सेक्शन 21 में ये लिखा हुआ है कि अगर इस तरीके का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो जो क्रेडिट की रिकवरी होगी ना, क्रेडिट की रिकवरी आईएसडी से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आईएसडी कोई क्रेडिट रिटेन ही नहीं करता, वो तो पास ऑन कर देता है। क्रेडिट का जो रिकवरी एक्शन होगा वो तो बेनिफिशियरी यूनिट के अगेंस्ट होगा। क्रेडिट का रिकवरी एक्शन किसके अगेंस्ट होगा? बेनिफिशियरी यूनिट के अगेंस्ट, जिन्होंने उस क्रेडिट को एक्चुअल में लेकर के यूटिलाइज किया होगा। तो सेक्शन 73 एंड 74 में जो प्रोसीडिंग की जाएगी आईटीसी रॉन्ग अवेलमेंट यूटिलाइजेशन की, वो जो होगी वो बेनिफिशियरी यूनिट के अगेंस्ट की जाएगी, और उनसे जो होगा आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइजेशन होगा विद टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज एप्लीकेबल, वो जो होगा वो लिया जाएगा। हाँ, आईएसडी ने जो गलत काम किया कि उन्होंने इनएलिजिबल का एज एन एलिजिबल बांट दिया, उसके लिए आईएसडी के ऊपर जो होगा वो सेक्शन 122 की पेनल्टी जो होगी वो लगाई जाएगी। मैं दोहरा देना चाहता हूं, आईएसडी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो क्रेडिट का रिकवरी एक्शन वो बेनिफिशियरी यूनिट के अगेंस्ट होगा, 73 74 की प्रोसीडिंग वहां चलेगी। आईएसडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी प्रोसीडिंग फॉर रॉन्ग वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो लगाई जाएगी। चलिए जी,
ये बात होपफुली आपको क्लियर हो जाती है बेटा, पूरा चैप्टर यहां आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एक मिसलेनियस पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, उसको और जरा ध्यान से सुनिएगा। ये इनवॉइसिंग से रिलेटेड एक मिसलेनियस पॉइंट है, इसी चार्ट के थ्रू आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये जो हमारा हेड ऑफिस है ये हमारा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, आईएसजी। और इसकी ये जो यूनिट है लेट्स सपोज ये है, एक यूनिट है दिल्ली में, ये है दूसरी यूनिट राजस्थान में, और लेट्स सपोज इसकी तीसरी यूनिट जो है ये महाराष्ट्र में ही है और ये पुणे में है। ठीक है जी। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल लॉ ने विजुलाइज कर रखी है इनवॉइसिंग को लेकर के, ध्यान से सुनिएगा। उसमें उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए ये जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी की सर्विस है, लेट्स सपोज ये जो सर्विस हमने डी लिमिटेड से ली, डी लिमिटेड को ये सर्विस का बिल भेजना कहां था, हेड ऑफिस के पास। बट लेट्स सपोज डी लिमिटेड ने गलती से ये इनवॉइस जो था ये महाराष्ट्र पुणे यूनिट के नाम का बना दिया, मिस्टेक। ठीक है जी। हेड ऑफिस ने वैसे तो सब सप्लायर को बोल रखा है भाई हमें सेंट्रलाइज, तो हमारे पास इनवॉइसिंग भेजना। तो अब ये जो बैकएंड का एडवर्टीजमेंट एजेंसी थी ये बेटा वैसे तो हेड ऑफिस के नाम से इनवॉइस भेजती, लेकिन क्या था इनवॉइस जो तैयार कर रहा था उस वाले से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्यों हो गई भाई, ये जो ये आईएसजी है ये भी महाराष्ट्र का था और ये जो इधर सप्लाइंग यूनिट है ये भी महाराष्ट्र की थी, तो उससे गलती से आईएसडी वाला जीएसटीएन चढ़ने की बजाय वो जो सप्लाइंग यूनिट पुणे वाला जीएसटीएन था वो इनवॉइस पर चढ़ गया। और पता अब क्या हुआ होगा, अब अगर ऐसा इनवॉइस बन गया होगा तो ये इनवॉइस जब जीएसटीआर 1 में गया होगा तो क्योंकि इसमें पुणे यूनिट के नाम से ये बन गया है तो ये पुणे यूनिट के जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अब क्रेडिट किसके पास पहुंचा, पुणे यूनिट के पास। बट बेटा अब लॉ मेकर का कहता है पुणे यूनिट के पास अगर ये 2B में आ भी गया तो भी पुणे यूनिट जो है इस पूरे आईटीसी के हकदार नहीं है। क्यों हकदार नहीं है, वो इस वजह से हकदार नहीं है क्योंकि एक्चुअल में ये सर्विस की बेनिफिशियरी यूनिट तो ये 3 सेपरेट रजिस्टर्ड यूनिट है, तो पुणे यूनिट जो है वो इस सारे क्रेडिट को एंटरटेन नहीं कर सकती। तो अब पुणे यूनिट क्या करे, तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये बनता था पुणे यूनिट को इस क्रेडिट को सब में बांटना पड़ेगा, एक हिस्सा अपना और बाकी दोनों के पास, और उसकी वजह से उस क्रेडिट को बांटने के लिए इस पुणे यूनिट को फिर आईएसडी वाला सेपरेट रजिस्ट्रेशन जो होगा वो लेना पड़ेगा। इस पुणे यूनिट को जो होगा आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इस इनवॉइस को हैंडल करने के लिए। यस और नो, अगर पुणे वाली यूनिट लेट्स सपोज आईएसडी के तौर पर रजिस्टर्ड होती तो फिर पुणे यूनिट के 6A में आता और फिर ये मैनेज होता, बट लेकिन अब ये गलती हो गई। तो अब इन्होंने इसको मैनेज करने के लिए एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने बोला कहां ये इस तरीके के झगड़ों में पड़ेगा, ये इसके 2B में आ गया ना, कोई बात नहीं, इसको हम एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन इन्होंने ये दिया कि अगर इस तरीके से कभी मिस्टेक से ये आपके पास आ जाए तो ये रेसिपिएंट यूनिट इसे आईएसजी के पास जो है वो वापस पहुंचा सकती है। और आईएसजी के पास वापस पहुंचाने के लिए उन्होंने बोला इसको हम एक स्पेशल इनवॉइस रेज करने की पावर दे रहे हैं। और बेटा ये रूल 54(1)A के तहत जो है इसको पावर दे दी गई, जिसमें ये कहा गया इस क्रेडिट को आईएसजी के पास ट्रांसफर करने के लिए ये जो है 54(1)A में एक ट्रांसफर का इनवॉइस जो है वो बना सकती है। 54(1)A में स्पेशल पावर दी गई। यहां आपको बस ध्यान में रखना है ये स्पेशल पावर सिर्फ वो यूनिट एक्सरसाइज कर पाएगी जो यूनिट उसी स्टेट में रजिस्टर्ड है जिस स्टेट में जो है वो आईएसडी है। अगर डिफरेंट स्टेट होगा तो फिर ये फैसिलिटी जो होगा वो आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ये एक पोजीशन आप याद रख सकते हैं, बाय मिस्टेक कॉमन सर्विस का इनवॉइस अगर किसी सप्लाइंग यूनिट के नाम से चला जाए तो सप्लाइंग यूनिट उसे आईएसजी के पास स्पेशल ट्रांसफर इनवॉइस के बेस पर जो है वो क्रेडिट ट्रांसफर कर सकती है। आर यू ओके विद दिस? तो इसको जो होगा वो आप ध्यान में रख लेंगे और इसके साथ हमारे आईएसडी चैप्टर की जो है रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर बहुत अच्छे से समझ आई है तो नीचे वीडियो पर अपने कमेंट एंड लाइक्स जो है वो देना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।